चैप्टर 96। आभा ज्यादा सोचने के मूड में नहीं थी। वंदना ने दिशा के बारे में जो कहा था उसे आभा ने झट से नजरअंदाज कर दिया। हाँ, उसे भी लगता था कि दिशा उतनी भोली नहीं थी जितनी दिखती थी, लेकिन इतनी भी बड़ी टेंशन नहीं थी कि उस पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल उसका ध्यान कुछ और था जो तरुण ने बताया था। कॉम्प्लेक्स में अचानक ज़ॉम्बीज की बाढ़ कैसे आ गई? ये कोई साजिश थी या किसी ने जानबूझकर किया था? अगर ये इंसानी करतूत होती तो यशवर्धन वाली सिचुएशन जैसी होती, सीमित और कंट्रोल में। लेकिन अगर ये नेचुरल था तो मतलब हवा में मौजूद न्यूक्लियर रेडिएशन वायरस ने म्यूटेट कर लिया था और अब पहले से भी खतरनाक हो चुका था। खैर, उसे ज्यादा देर तक अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगली सुबह प्रतीक का फोन आया। कॉम्प्लेक्स में हाल ही में शिफ्ट हुए 2 नए लोग जो रात की गार्डिंग कर रहे थे अचानक बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनकी आंखें खून से लाल हो चुकी थी। पहले तो सबको लगा कि शायद ये नींद पूरी न होने की वजह से हुआ है, लेकिन फिर उनके बालों का रंग बदलने लगा। बस फिर तो पैनिक मच गया। सबने 901 फ्लैट में जो हुआ था वो देखा था। सबने यशवर्धन की हालत देखी थी। किसी को कोई शक नहीं था ये दोनों भी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। लोगों ने उन्हें कसकर बांध दिया और सीधा आभा को रिपोर्ट कर दिया। आभा जब उन दोनों की फैमिली को लेकर नीचे पहुंची तो उनके हालात और बिगड़ चुके थे। उनकी आंखों की सफेदी लगभग पूरी तरह से गायब थी, सिर्फ काली पुतलियां बची थी। बालों का रंग भी अजीब हो चुका था, लेकिन अभी तक उनकी चेतना बरकरार थी। भूख लगी है, बहुत प्यास लग रही है, मुझे मीट चाहिए। उनमें से एक की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेटा डर मत, मैं तुझे कुछ बना के खिलाती हूँ, कहते हुए वो दौड़कर उसे गले लगाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया लड़के ने गर्दन पर झपट्टा मार दिया। अगर अनन्या तेज न होती तो माँ वहीं खत्म हो जाती। उसने झटके से औरत की कॉलर पकड़कर पीछे खींच लिया। ताजा खून, खून चाहिए, इन दोनों को मार दो, आभा ने कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा बेटा बीमार है, बस वो ठीक हो जाएगा। औरत फूट फूट कर रोने लगी। बीमार? वो लोगों को काटने को तैयार बैठा है। ये अब तुम्हारा बेटा नहीं है, प्रतीक ने दो टूक कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक था। वो ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी, किसी ने ऊपर से चिल्लाते हुए अलार्म बजा दिया। इसी बीच नीचे बंधे दोनों लड़के रस्सियां तोड़कर पास खड़े शख्स पर टूट पड़े। प्रतीक बिना एक सेकंड गवाए आगे बढ़ा और दोनों की खोपड़ी एक ही बार में चकनाचूर कर दी। खून और दिमाग के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। कुछ सेकंड तक सब सन्न थे, खास तौर पर उनके परिवार। हमने सोचा था कि इस बिल्डिंग में आकर हम सेफ हो जाएंगे, पर मौत कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। आभा ऊपर पहुंची तो देखा वेदांत पहले ही वहां था। उसके सामने एक परिवार के तीनों लोग पड़े थे। ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने उन तीनों को निपटा दिया था। नीचे क्या सीन है? वेदांत ने पूछा। संभाल लिया, आभा ने जवाब दिया। लगता है वायरस पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये म्यूटेट कर रहा है, और शायद सिर्फ हमारी बिल्डिंग में नहीं। 2 दिन भी नहीं बीते थे और कॉम्प्लेक्स में जगह जगह ज़ॉम्बी फैल चुके थे। जो भी बचे थे सब यूनिट 1 बिल्डिंग 5 के बाहर इकट्ठा होकर आभा से दवा मांगने लगे। जब वेदांत और प्रतीक ने पहली बार कॉम्प्लेक्स में ज़ॉम्बी सफाया किया था तब बचे खुचे लोगों ने खुद से हालात संभाल लिए थे। कुछ समय के लिए ये जगह शांत हो गई थी, लेकिन इसी शांति में लोग बेफिक्र हो गए थे। अब जब ज़ॉम्बीज वापस आ गए थे तो उन्हीं लोगों को फिर से आभा की याद आ गई। आभा, हमें दवा दो, हम मर जाएंगे, प्लीज मदद करो। कुछ गिड़गिड़ा रहे थे तो कुछ गालियां दे रहे थे, लेकिन मकसद सबका एक ही था, दवा चाहिए। पर वो बाहर के हंगामे से बेपरवाह अपने स्टोरेज स्पेस में दवाइयां चेक कर रही थी। कितनी दवा दी जा सकती थी? ये कॉम्प्लेक्स के असली निवासी थे, उनका घर था। अगर कोई सही लीडर मिले तो वो इस जगह को एक फोर्ट्रेस में बदल सकते थे। और अब तक आभा को समझ में आ गया था लीडरशिप कैसे चलती है। उसका स्टोरेज स्पेस हर बार फैलता था और उसके साथ ही उसकी पांचों इंद्रियां तेज होती जा रही थी। पहले उसे लगा था कि ये उसकी फिटनेस की वजह से हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आया कि ये उसके स्पेस से जुड़ा हुआ था। अब उसका स्पेस 700 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और सबसे बड़ा शौक, जो भी सप्लाई उसने वहां स्टोर की थी वो कभी कम नहीं हो रही थी। मतलब उसकी दवा कभी खत्म नहीं होगी। वो बाहर निकली तो कुकू तैयार था। कुकू, जो पहले बस एक प्यारा सा पिल्ला था, अब घुटनों तक लंबा एक भेड़िया बन चुका था। अब कोई उसे कुत्ता समझने की गलती नहीं करता। जैसे ही आभा बाहर आई उसे वेदांत दिखा। वो पहले से ही वहीं खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। वेदांत ने एक बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ये दवाइयां ले लो। आभा ने बैग खोला और चौंक गई। ये तो दूसरी पैकेजिंग है, दवा वही है, बस पैकिंग बदल दी, वेदांत ने समझाया। क्यों? सिर्फ सेफ्टी के लिए। सच कहे तो आभा ने कभी किसी को असली बॉक्स दिखाने का इरादा रखा ही नहीं था।
वो पहले भी एक एक गोली निकाल कर ही देती थी और इस बार भी वही करने वाली थी। उसने बैग बंद किया और वेदांत को लौटा दिया। पिछली बार जो दिया था अभी वही बचा है, ये तुम रखो। कटारा कॉम्प्लेक्स में ढेरों लोग हैं, क्या तुम्हारे पास सच में काफी दवा है? वेदांत को शायद अंदाजा हो गया था कि आभा ने पहले तरुण के साथ दवा की डील की थी। वो नहीं चाहती थी कि वेदांत पर ज्यादा उधार चढ़े, पर अगर उसने बैग लेने से मना किया तो वेदांत को शक हो सकता था कि उसकी अपनी कोई अलग सप्लाई है। कुछ सेकंड सोचा, फिर बैग वापस पकड़ लिया। थैंक्स, बदले में मैं तुम्हें कुछ पका हुआ मीट दूंगी। चैप्टर 97। आभा लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन ऐसे ही दवा बांट देने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब उसके पास दवाइयों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह इतनी दयालु भी नहीं थी कि हर किसी को यूं ही बचाने लगती। जैसे ही वह बाहर आई, भीड़ एकदम उफान पर आ गई, लेकिन प्रतीक और केशव के हाथों में चाकू देखकर सब ठिठक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। आभा, हम तब से सोसाइटी की रखवाली कर रही हैं, जैसा आपने कहा था। जो बोलती हो वही करते हैं। हम तुम्हारे लोग हैं, हमें ऐसे मरने मत दो। हाँ, यूनिट 1 बिल्डिंग 5 में तो सबके पास एंटीवायरल मेडिसिन है, हमें भी मिलनी चाहिए। अगर हम सबने मिलकर सोसाइटी की सुरक्षा ना की होती तो तुम्हारी यूनिट भी इतनी सेफ नहीं होती। हमें भी दवा चाहिए, प्लीज हमें बचा लो। आभा ने सबको एक नजर देखा। तुम लोग अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड ड्यूटी कर रहे थे, मेरी नहीं। वैसे भी मैंने तुम्हें अनाज दिया था, अगर गार्डिंग नहीं करनी तो घर बैठो, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। ये क्या मतलब हुआ? मतलब अब हमें मरने के लिए छोड़ दोगे? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी हो। हराम, जब जरूरत थी तो कुछ किलो मक्का देकर हमें इस्तेमाल कर लिया और अब धक्का मार रही है। इस औरत की बातों में मत आओ, ये बस हमें यूज कर रही है। सब मिलकर इसे पकड़ लो और दवा छीन लो। भीड़ के बीच खड़ा एक आदमी चिल्ला रहा था, लोगों को भड़काने की कोशिश में। कुछ जोश में आ गए, कुछ बस तमाशा देख रहे थे। लेकिन आभा को इस तरह के लोगों से फर्क नहीं पड़ता था। जिन लोगों को उसने ठिकाने लगाया था उनकी लाशें अभी भी बर्फ में जमी पड़ी थी। उसने ठंडी नजरों से उस आदमी को देखा। हिम्मत है तो भीड़ से बाहर आकर दोबारा बोल। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अकड़ दिखाते हुए 2 कदम आगे बढ़ा। मैं गलत क्या कह रहा हूँ? तुम्हारे लोग दवा खाकर सेफ हैं और बाकी सबको छोड़ दिया। तुम्हें फेयरनेस की चिंता हो रही है। आभा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। यूनिट 1 बिल्डिंग 5 के लोग मेरे साथ लड़ते हैं, जान दांव पर लगाते हैं और कम से कम मुझसे इस तरह बदतमीजी नहीं करते। और तू बस चिल्ला सकता है। ऐसे एहसान फरामोश को मैं दवा दूं? सपना देख तू। कुकू। आभा का बस इतना कहना था कि कुकू भीड़ के बीच कूद पड़ा। लोगों ने एक भेड़िए को दौड़ते देखा और घबराकर पीछे हट गए। कुछ लड़खड़ाए, कुछ गिरकर कुचले गए। कुकू ने सीधे उस आदमी की जांघ पर दांत गड़ा दिए और उसे जमीन पर पटक दिया। आ है, वो आदमी चीखते हुए छटपटाने लगा। कुकू ने एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा चीरकर वहीं थूक दिया और दांत निकालकर घूरने लगा, जैसे कह रहा हो और बकवास करेगा। वो आदमी दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा रहा। कुछ लोग अब भी उसकी बातों से सहमत थे, लेकिन वे आभा के सामने इतनी बेवकूफी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आभा, हम गार्ड ड्यूटी भी करेंगे और तुम्हारे लिए काम भी करेंगे, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई नहीं जानता कि अगला कौन संक्रमित होगा। प्लीज हमें बचा लो। तुम जो कहोगी हम करेंगे। हाँ आभा, हम तुम्हारे साथ हैं। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। अब सबकी आवाज में विनती थी, कोई अकड़ नहीं। मैं दवा दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। सन्नाटा छा गया। सब उसकी शर्त का इंतजार करने लगे। मैं किसी नाकारा को दवा नहीं दूंगी। अगर दवा चाहिए तो तुम लोगों को मेरे साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना होगा। डरपोकों के लिए कोई जगह नहीं है। जो हाँ कहना चाहता है कहे, वरना रास्ता नापो। अब हालात ऐसे थे कि या तो लड़ो या फिर वायरस से मरो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हाथ उठने लगे। मैं तैयार हूँ। मैं भी। आभा, हम ज़ॉम्बीज़ मारेंगे। आभा ने सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन अभी अपने घर वापस जाओ। अभी क्यों नहीं? कौन जाने कल तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं, एक आदमी काले लेदर जैकेट में बोला। कौन से बिल्डिंग, यूनिट और फ्लैट में रहते हो? आभा ने पूछा। उसने झट से नंबर बोल दिए। घर में कितने लोग हैं? 4। आभा ने हल्का सा सिर झुकाकर प्रतीक को इशारा किया। 2 लोगों को लेकर इसका घर चेक करो। यह सुनकर आदमी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। घर जाना जरूरी है? मैं यहीं रजिस्टर कर सकता हूँ। अगर मैं चेक ना करूँ तो मुझे कैसे पता चले कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? आभा बोली। मुझे बेवकूफ बनाने की मत सोचो, वरना अंजाम वही होगा जो तुमने देखा है। सो सॉरी, मैंने गलती से गलत एड्रेस दे दिया। असली वाला यूनिट 2 बिल्डिंग 13 फ्लैट 802 है।
आभा ने उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखा और प्रतीक से कहा, इसका नाम कट दो। कुछ लोग बेवकूफ बनने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने पहले ही दरवाजे दरवाजे जाकर रजिस्टर करने का सोचा था। इंसान का लालच एक अपोक्लिप्स में और भी भयानक रूप ले लेता है, और आभा से ज्यादा यह कोई नहीं समझ सकता था। चैप्टर 98। ये केशव की टीम को असाइन की गई आखिरी बिल्डिंग थी। ये सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली नहीं थी, लेकिन खाली भी नहीं थी। अनुभव से सबको पता था, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ज़ॉम्बीज। सब अलर्ट रहो, केशव ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक सीढ़ियों से एक औरत घबराई हुई नीचे भागती दिखी। उसका ऊन का कैप इतना पुराना था कि उसका असली रंग भी पहचान में नहीं आ रहा था। एक बड़ा सा मफलर उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपटा था, जिससे उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। उसके शरीर पर कोई घाव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाल और आंखें भी ढकी हुई थी। रुक जाओ, वरना शूट कर दूंगा। केशव ने झटके से अपनी जेब से बंदूक निकाली। ये बंदूक उसे आभा ने दी थी, बस एक ही गोली बची थी, लेकिन ये सिर्फ उसे ही पता था। किसी और को इसकी भनक भी नहीं थी। अगर वो इंसान होती तो उसके चिल्लाने से रुक जाती, लेकिन अगर ज़ॉम्बी होती तो किसी भी इंसानी शब्द का असर न होता। औरत थोड़ा रुकी, लेकिन फिर केशव को देखकर और तेज भागने लगी। ज़ॉम्बीज, कोई मेरी मदद करो, वो चीखी। वो इंसान थी। केशव ने राहत की सांस ली और बंदूक वापस रख ली। अब जब वो करीब आई तो केशव को ऐसा लगा कि उसने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आया कहाँ। तभी पीछे से दो ज़ॉम्बीज उसके पीछे दौड़ते हुए नीचे आ रहे थे। केशव ने झटके से अपना चाकू निकाला और उनका सामना करने आगे बढ़ा। ये दो ज़ॉम्बी शायद बाप बेटे थे। बेटे की बॉडी पूरी थी, लेकिन बाप का सिर सिर्फ एक टुकड़े की मदद से कंधे से लटका हुआ था। उसकी खून भरी लाल आंखें सामने टिकी हुई थी। शायद बेटा पहले ज़ॉम्बी बना था और उसी ने अपने बाप को काटकर मार डाला। केशव ने फुर्ती से आगे बढ़कर बाप का सिर एक झटके में अलग कर दिया। बेटा उस पर झपटा, लेकिन उसने एक जोरदार लात मारकर उसे पीछे गिराया और फिर सीने में चाकू घोंप दिया। अब तक के तजुर्बे से केशव को ज़ॉम्बीज का पैटर्न समझ में आने लगा था, कहाँ अटैक करना है, कहाँ बचना है। अब ना डर था, ना झिझक। तुम किस बिल्डिंग में रहती हो? केशव ने औरत से पूछा। उसने सिर थोड़ा झुकाया और धीमे से एक नंबर बुदबुदाया। हम वैसे भी ऊपर जा रहे हैं, तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे। आभा की तरह कठोर नहीं था केशव। औरतें और बच्चे देखता तो दिल पिघल जाता। अगर मदद कर सकता था तो करता। औरत सिर हिलाकर चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। 9वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने कहा, यही मेरा फ्लैट है। थैंक यू। केशव ने सिर हिलाया और अपनी टीम के साथ ऊपर बढ़ गया। औरत ने हॉलवे में कदम रखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। कुछ सेकंड दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर धीरे से मुड़ी और सीढ़ियों की ओर वापस चल दी। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि केशव ऊपर जा चुका है, वो तेजी से नीचे भागी और भागते हुए उसने अपने कपड़ों के अंदर कुछ छिपा लिया। ज़ॉम्बीज अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए थे, लेकिन इंसान भी खुद को ढाल रहे थे। खतरे और मौत के बीच इंसानी हिम्मत भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। कुछ ही घंटों में इस बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बी साफ कर दिए गए। केशव ने अपने हथियार लपेटे और अपनी टीम के साथ नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक उसे याद आया कि उसने उस औरत को कहाँ देखा था। वो आभा के अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। वो सिंगल मदर थी, उसका एक छोटा सा बेटा था, लेकिन सुना था कि बच्चा ज़ॉम्बी के हमले में मारा गया था। केशव का हाथ अपने जेब की तरफ गया। बंदूक गायब थी। एक सेकंड के लिए वो दंग रह गया। वो औरत एक आम इंसान थी, उसे बचाने के लिए उसने सावधानी नहीं बरती थी, लेकिन उसी ने उसका गन उड़ा लिया था। हरामखोर। केशव ने अपनी टीम को कुछ निर्देश दिए और खुद सीधा अपार्टमेंट एक बिल्डिंग 5 की तरफ भागा। उसे सुना था कि उस औरत के बच्चे की मौत की पूरी कहानी कोई नहीं जानता। अगर उसने आभा को इसका जिम्मेदार माना और बदला लेने का सोचा तो वो पक्का मुसीबत खड़ी कर सकती थी। लेकिन जब वो अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड्स देखकर उसे चैन मिला। बिल्डिंग 5 में बिना परमिशन कोई बाहर ही नहीं घुस सकता था। मतलब आभा सेफ थी। केशव ने लंबी सांस ली और सीधे अंदर चला गया। अब उसे आभा को ये सब बताना था। दूसरी ओर बाकी ग्रुप वालों ने राहत की सांस ली जब केशव वहां से चला गया। अगर वो रुकता तो पक्का नई बिल्डिंग्स की जांच पड़ताल करने की जिद करता। अच्छा, किधर गया वो कायर विशाल? किसी ने पूछा। यार, कहीं कोने में छिपा होगा, दूसरे ने हंसते हुए कहा। ज़ॉम्बीज मारने से ज्यादा उसे पीछे रहने में मजा आता है। भेजते हैं इसकी शिकायत आभा को। एक और आवाज आई। हम सब अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं और ये आराम से बच रहा है। सजा मिलनी चाहिए इसे। छोड़ो, किसी ने कंधे उचका दिए। अभी तो हम हार रहे लग रहे हैं, लेकिन जब अगली बार ज़ॉम्बीज आएंगे तो हम लड़ सकेंगे। वो मर जाएगा पहले ही। सही कहा। पिछले कुछ दिनों में मैं खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। और सब हंसते चिल करते अपने अपने अपार्टमेंट की ओर निकल गए।
किसी को भी विशाल की परवाह नहीं थी। उनके दिमाग में यही था कि वो कहीं छिपा बैठा होगा, लेकिन सच्चाई इससे भी भयानक थी। सब चले गए? वैभव ने छुरी घिसते हुए पूछा। चेतन ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया। हाँ, अब कोई नहीं आएगा। विशाल, जिसका मुंह कपड़े से बंधा था, डर से कांप रहा था। केशव ने कहा था कि वो इस बिल्डिंग की जांच करेगा। अगर वो आता तो शायद उसे बचा लेता, लेकिन वो नहीं आया। अब वो मरने वाला था, और शायद मौत से भी बदतर हालत में। उसने इंसानों को खाने की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद इसका शिकार बनेगा। वैभव की चाकू अब तेजी से चमक रही थी। विशाल की आंखों में बस एक सवाल था, क्यों नहीं आया केशव? विशाल का दिमाग हजारों ख्यालों से भरा था, लेकिन वो बस अंदर ही अंदर घूम रहे थे। उसका मुंह बंधा हुआ था, जिससे वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। तुम्हारा वाला तरीका वाकई काम करेगा? चेतन ने वैभव से पूछा। वैभव ने अपने हाथ में पकड़ी तेज धार वाली छुरी को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हमारे एरिया में एक अफवाह चल रही है कि बिल्डिंग 5 के यूनिट 1 वाले लोग इम्यून हैं। उनका खून या मांस खाने से वही इम्यूनिटी मिल सकती है। इसी चक्कर में कई लोग वहां हमला कर चुके हैं। सच में? चेतन को यकीन नहीं हुआ। वैभव ने कंधे उचकाए। हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? ट्राई तो करना ही पड़ेगा। छुरी लेकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, विशाल ने घबराकर हल्की आवाज में कुछ बोलने की कोशिश की। वैभव ने झुककर उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। प्लीज मत मारो, मुझे पता है दवाई कहाँ मिल सकती है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, विशाल गिड़गिड़ाया। वैभव हंसा। आभा ने हर किसी को बस एक ही गोली दी थी। कौन बेवकूफ उसे लेकर बैठेगा बिना खाए? आभा ने गिनती के हिसाब से दवाई बांटी थी, लेकिन इतने लोगों के बीच कोई न कोई तो एक्स्ट्रा गोली जुटा ही लेता। वैभव को थोड़ी देर तक लगा कि शायद बात में सच्चाई हो, लेकिन अगले ही पल उसकी छुरी सीधा विशाल के दिल में जा घुसी। विशाल की आंखों में यकीन न करने वाली हैरानी थी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर भी? वैभव ने छुरी बाहर खींची और ठंडी आवाज में बोला, बेकार लोगों पर दवाई वेस्ट नहीं करनी चाहिए। चेतन को धीरे धीरे वैभव की असली फितरत समझ आने लगी थी। यह आदमी हद से ज्यादा खतरनाक था। ट्राई करना है। वैभव ने जमीन पर फैले खून की ओर इशारा किया। चेतन को एक सेकंड के लिए उबकाई आई। हम दवाई हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर ये तरीका उल्टा पड़ गया तो? वैभव हंसा। ये ताजा खून है, लाशों से निकला सड़ागला खून नहीं। फर्क होगा, यकीन मान। फिर उसने छुरी पर लगे खून को चाट लिया। चेतन अंदर तक सिहर गया। यह इंसान पागल है, लेकिन हालात ऐसे थे कि पागलों के साथ ही काम चलाना था। दूसरी तरफ केशव सीधा आभा के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी, कैसे उसने 2101 की उस औरत की मदद की और कैसे उसका गन चोरी हो गया। आभा ने बस समझ गई कहकर बात खत्म कर दी। केशव को लगा कि उसे खुद पर गुस्सा आना चाहिए, पर आभा ने शांत लहजे में कहा, इस वक्त औरत या बच्चा होने का मतलब ये नहीं कि कोई कमजोर होगा। किसी को भी कम मत आंकना। फोन रखकर आभा ने खाना बनाने की तैयारी की। उसने अपने स्टोरेज स्पेस से कुछ सामान निकाला और कुकू को गोद में उठाया। वेदांत को मीट पसंद है, शायद इससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा दवाई मिल जाए, उसने सोचा। पहले उसे चिंता थी कि खाने का स्टॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके स्टोरेज स्पेस में जो भी चीज जाती है वो खत्म नहीं होती। अब उसे खाने की कमी की चिंता नहीं थी। उसने हांडी में ब्रेस्ट चिकन और मसाला चिकन तैयार की, फिर कुकू के साथ वेदांत के पास चली गई। दिशा यूनिट 1 में रहना चाहती है, आभा ने बात छेड़ी। उसने हाल ही में प्रतीक के ग्रुप के साथ ज़ॉम्बीज मारे हैं। हिम्मत बढ़ गई है उसकी, वेदांत ने जवाब दिया। क्या वो बिल्डिंग की सुरक्षा संभाल पाएगी? उसी ने मुझसे पूछा था कि क्या वो गार्ड ड्यूटी कर सकती है। उसके हालिया परफॉर्मेंस से लगता है कि कर सकती है, वेदांत ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आभा को वेदांत की ठंडी आवाज पर थोड़ा शक हुआ। तो मैंने सुना है कि दिशा का तुम्हारे परिवार से शादी का कुछ एग्रीमेंट था, सच है? वेदांत ने उसकी तरफ एक नजर डाली और कहा, मैंने सुना है कि तुम और वैभव कभी कपल थे। अब उससे इतनी नफरत क्यों? आभा के चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई। मैं निकल रही हूँ, कहकर वो कुकू के साथ वहां से चली गई। चैप्टर 99। आभा को समझ आ गया था कि उसने थोड़ी ओवरथिंकिंग कर दी थी। उसने वेदांत से बस हल्का फुल्का मजाक किया था, लेकिन जवाब में उसने ऐसा कुछ कह दिया कि आभा का मूड ही ऑफ हो गया। उसे लगा था कि वेदांत और वो अब काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन शायद वह गलत थी। ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी वह। अब घर जाकर 2 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ना था और सोचना था कि अगली बार कब किससे क्या बात करनी चाहिए। वेदांत को थोड़ा अजीब लगा कि आभा बिना कुछ कहे चली गई। फिर उसे एहसास हुआ वह शायद नाराज हो गई थी। वह तो बस नॉर्मल मजाक कर रहा था, हमेशा की तरह। उसे नहीं पता था कि आभा इसे सीरियस ले लेगी। घर लौटकर आभा ने 2 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई, फिर फ्रेश होकर किचन में गई।
उसने अपने लिए खाना बनाया, कुछ सब्जियां सौटे की और चावल के साथ 2 कटोरे भरकर खा लिए। फिर फ्रूट जूस निकाला और सोफे पर बैठकर शो देखने लगी। इसी बीच प्रतीक का कॉल आया। दिशा वापस आ गई थी और उससे मिलना चाहती थी। आभा को पता था कि वह क्यों आई होगी। अगर दिशा को इतनी ही ज्यादा यहाँ रहना था तो ठीक है, बोल दो, रहने दो उसे, आभा ने कहा। 1901 ले सकती है, मेरे नीचे वाला फ्लैट। बिल्डिंग के सब लोग पहले से ही मानते थे कि आभा और वेदांत कपल हैं, और सबको ये भी पता था कि दिशा का वेदांत पर क्रश है। कोई और लड़की होती तो शायद अपनी कंपटीशन को इतना पास आने ही नहीं देती। भाई, ये आभा के दिमाग में चल क्या रहा है? केशव ने प्रतीक को हल्का धक्का देते हुए फुसफुसाया। उसे पता भी है कि दिशा वेदांत पर लट्टू है। तू अपना ध्यान अपने काम पर लगा और देख कि तेरी बंदूक कब तक मिलती है, प्रतीक ने जवाब दिया। केशव चुप हो गया। मैं तो बस आभा के लिए चिंतित था, उसने धीमे से कहा। दिशा तो झंझट मोल लेने वाली टाइप लगती है। अगर वेदांत फिसल गया तो? प्रतीक ने उसे बस एक नजरों से घूरा और केशव तुरंत चुप हो गया। आभा को हमेशा याद रहता था, सुरक्षित समय में भी सतर्क रहो। उसके स्टोरेज स्पेस में सप्लाई कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन उसे खाली पड़ा देखना उसे पसंद नहीं था। उस दिन उसने पूरा गियर पहना, कुकू को साथ लिया और निकल गई। आमतौर पर वह वेदांत को बताकर जाती थी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार बस प्रतीक को कहा कि जब तक वह बाहर हो, ऊपर की देखभाल वही करे। साथ चलूं? प्रतीक ने ऑफर किया। नहीं, तुम्हें यहाँ चीजें संभालनी है। प्रतीक आभा के भरोसे पर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ही आभा अपने इलाके से बाहर निकली, उसे कुछ ज़ॉम्बीज़ रास्ता रोकते दिखे। सामने एक बूढ़ी ज़ॉम्बी थी, जिसका झुर्रियों भरा चेहरा सूखे खून से सना था। उसके साथ एक कपल था, मर्द का आधा चेहरा कटा हुआ था और औरत के पैजामे आधे घुटनों पर लटके थे। उसकी टांगों पर खून के धब्बे पड़े थे। उनके साथ 2 जुड़वां बच्चे भी थे। दोनों के हाथ पैर से मांस के टुकड़े गायब थे। एक का पेट खुला हुआ था, आते जमीन पर घिसट रही थी। दूसरे की गर्दन इतनी कटी हुई थी कि बस थोड़ा सा जुड़ी रह गई थी। आभा ने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और सीधा उन पर चढ़ा दी। बूढ़ी ज़ोंबी हवा में उछली और सीधे ट्रक के बोनेट पर आ गिरी। बाकी दोनों एडल्ट ज़ोंबी भी गाड़ी से चिपक गए, लेकिन जुड़वां लड़के दूर छिटक गए। फिर आभा ने अचानक ब्रेक मार दिया। ज़ोंबी हवा में उछलकर दूर जा गिरे। गाड़ी से उतरकर उसने अपनी 3-धारी तलवार निकाली। चलो कुकू, जलवा दिखाने का टाइम आ गया। कुकू उछलकर एक ज़ोंबी के गले में घुस गया। बस एक ही झटके में उसकी गर्दन अलग। आभा ने मुस्कुराकर कहा, गजब कुकू, आज रात तुझे स्पेशल ट्रीट मिलेगी। आभा और कुकू ने मिलकर देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का ये झुंड साफ कर दिया। कुकू अपनी पूंछ हिलाते हुए आभा के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे किसी ट्रीट की डिमांड कर रहा हो। ये भेड़िया कम और पालतू कुत्ता ज्यादा लग रहा था। आभा ने अपनी तलवार म्यान में डाली और दोनों फिर ट्रक में बैठकर आगे बढ़ गए। टेक पार्क तक का रास्ता सुनसान था, लेकिन इस जगह का माहौल बाकी एरिया से अलग था। यहाँ सब ऑफिस टावर और हाईटेक कंपनियां थीं, कोई रिहायशी इलाका नहीं। लॉकडाउन के दौरान भी कुछ लोग यहाँ फंसे होंगे, लेकिन इतने महीनों में या तो ठंड से जम गए, भूख से मर गए या फिर ज़ॉम्बी बन गए। आभा ने अपनी गाड़ी एक सीक्रेट स्पॉट पर स्टोरेज में डाली और फिर कुकू के साथ सबसे नजदीकी बिल्डिंग में घुस गई। चैप्टर 100। आभा के पास टाइम नहीं था किसी से बहसबाजी करने का। वो सीधे मुद्दे पर आई। ये वॉल कवरिंग्स कोई मामूली वॉलपेपर नहीं है। ये हाईटेक मटेरियल है, जो ठंड से बचाने के लिए बने हैं, वरना तुम अब तक जम चुके होते। उस आदमी ने नहीं सोचा था कि आभा को इनकी असली वैल्यू समझ आएगी। पलक झपकते ही वो आगे झपटा और हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। अगर तुम्हें मेरा पॉलीमर फाइबर फैब्रिक चाहिए, तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। इस सर्वाइवल मोड वाली दुनिया में भी कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो अपनी जान से ज्यादा किसी चीज को तवज्जो देगा। ये सोचकर आभा को हंसी आ गई। हाँ, ये फैब्रिक कीमती था, पर उसकी खुद की जान से ज्यादा। आभा अब तक कई लोगों को मार चुकी थी, लेकिन इस बिखरे बिखरे जिद्दी से शख्स को देखकर उसे अपने अंकल की याद आ गई। वो भी एक रिसर्चर थे, अपने काम के लिए पागलपन की हद तक डेडिकेटेड। बचपन में वो अजीबोगरीब गैजेट्स बनाकर आभा को डराने की कोशिश करते, पर वो डरती नहीं थी, बल्कि बदला लेने के लिए हरे रंग के कीड़े उनके सामने फेंक देती, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ थी। बाद में उनका काम उन्हें दूर ले गया, मुंबई से भी दूर। वो गए और फिर सालों तक कोई खबर तक नहीं आई। कुकू। आभा के बुलाते ही कुकू फौरन सामने आ गया, बिल्कुल किसी वफादार सोल्जर की तरह। उसने दांत निकाले और उस आदमी पर भौंका। वो चौंक कर एक कदम पीछे हटा, फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। और तभी भड़ाम, हॉलवे में कोई भारी चीज गिरने की आवाज गूंज उठी। कुकू ने उस दिशा में भौंकना शुरू कर दिया। आभा फौरन बाहर निकली तो देखा हॉलवे के छोर से कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। शायद चलते चलते उन्होंने कोई कुर्सी गिरा दी थी, जिससे वो शोर हुआ था। आभा ने जेब से पिस्टल निकाली और झटपट ट्रिगर दबा दिया। गोलियां सीधे ज़ॉम्बीज़ के सिर में जा लगी और वो वहीं ढेर हो गए।
जब से उसे पता चला था कि उसकी स्पेशल स्टोरेज अपने आप सप्लाई रिफिल कर सकती है, तब से उसने गोलियां बचाने की जरूरत ही नहीं समझी। उसके पास अनलिमिटेड स्टॉक था। ज़ॉम्बीज निपटाने के बाद उसने पलटकर देखा, पर वो आदमी जो अभी तक वहीं खड़ा था अब नदारद था। सिर्फ 5 मिनट लगे थे ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाने में। इतने में तो वो इतनी दूर भाग भी नहीं सकता था। सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, उसके बिखरे बिखरे से कमरे में कोई सीक्रेट पासेज छुपा था। अगर वो चाहती तो उसे खोज सकती थी, पर उसने जाने दिया। क्यों झंझट मोल ले। आभा ने उस कमरे की दीवार से फैब्रिक उखाड़ा, स्टोरेज में डंप किया और कुकू के साथ वहां से निकल गई। ऑफिस बिल्डिंग के बाकी फ्लोर से उसने कुछ एयर कंडीशन और इलेक्ट्रिक फैन भी उठा लिए। ऊपर एक कंपनी का रेनोवेशन चल रहा था और वहां नए एयर कंडीशन पड़े थे जो इंस्टॉल भी नहीं हुए थे। अब वो उसके थे। ये बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पार्क की सबसे बड़ी और लग्जरी बिल्डिंग थी। 8वें फ्लोर से ये एक शॉपिंग मॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। आभा और कुकू उसी मॉल में घुस गए। जैसा उसने सोचा था, फूड कोर्ट और स्नैक शॉप्स पूरी तरह लूटे जा चुके थे। कपड़ों की दुकानों का भी यही हाल था। जैकेट्स, स्वेटर्स, कोट्स और ब्लैंकेट्स तकरीबन गायब। बस कुछ समर ड्रेसेस बची थी, जिनकी किसी को जरूरत नहीं थी। लोग जब खाने के पीछे भाग रहे थे, तब आभा ने वानलोंग मॉल से ठंड के कपड़े पहले ही समेट लिए थे। अब उसे ठंड से बचने का सामान नहीं चाहिए था, अब उसे समर गियर चाहिए था। कौन जानता था कि ये एक्सट्रीम कोल्ड कब खत्म होगा, और जब होगा तो कहीं उतनी ही भयानक गर्मी ना आ जाए। तब उसे एयर कंडीशनर्स और समर ड्रेसेस चाहिए होंगी। मॉल के स्टोरेज में पड़े पुराने स्टॉक्स उसने छान मारे और बढ़िया माल उठा लिया। इंडस्ट्रियल पार्क से बाहर निकलते ही आभा ने अपना यूनिमोक ट्रक बाहर निकाला, कुकू को बिठाया और घर की ओर बढ़ गई। जैसे ही अपनी कॉलोनी के पास पहुंची, उसने ट्रक वापस स्टोरेज में डाला और पैदल चलने लगी। बिल्डिंग 5 के पास पहुंचते ही उसे दूर कुछ लोग नजर आए जो किसी को घेरकर पीट रहे थे। पर वो कोई नहीं था, वो कुछ और ही था। उसका कोई हाथ पैर नहीं था, सिर्फ घिसक घिसक कर चलने की कोशिश कर रहा था। उसके बचे खुचे अंग ठंड से जमे हुए थे, रक्त और मवाद से सने हुए। कुकू के भौंकने से वो गुंडे सतर्क हो गए और पीछे हटे। वो शख्स मुड़ा और उसकी ओर देखा। उसका चेहरा इतना गंदा और सूजा हुआ था कि पहचान पाना मुश्किल था। आभा, ये बंदा खुद को विपुल कह रहा है। बोलता है कि वो यहीं रहता था और अंदर आना चाहता है। हमने रोका तो बदतमीजी करने लगा। बस फिर सिखा दिया इसे सबक, भीड़ में से किसी ने कहा। आभा को विपुल का चेहरा तो याद नहीं था, पर नाम, वो भूलने का सवाल ही नहीं था। मेरा घर 1301 में है। ये बिल्डिंग मेरी भी है। मुझे अंदर जाने दो। मुझे वंदना को ढूंढना है। विपुल चीखते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसने ये कहानी कई बार दोहराई थी, पर किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। एक वक्त था जब विपुल वैभव के साथ घूमता था। फिर उसने सुहानी को पटाया और वंदना को छोड़ दिया। साथ ही बहुत से लोगों को धोखा भी दिया। और अब जब खुद लाचार और बर्बाद हो गया, तो वापस उसी घर में घुसना चाहता था। शर्म भी नहीं आती इसे। आभा ने ठंडे लहजे में कहा, इसे बहुत दूर फेंक आओ। मैं इसे दोबारा देखना भी नहीं चाहती। इस कॉलोनी में उसकी हुकूमत थी, कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गुंडों ने विपुल को डंडों से उठाया और घसीटकर बाहर ले जाने लगे। वो 2-3 बार गिरा, फिर घिसकने लगा। आभा, ये बिल्डिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मुझे क्यों निकाल रही हो? मेरी बीवी को मुझसे दूर करने वाली तुम हो। मुझे वंदना से मिलना है। मैं घर जाऊंगा। आभा ने उसकी गर्दन पर पैर रख दिया। वंदना का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। जब सुहानी तुम्हारी सोलमेट थी, तो अब उसी के पास जाओ। सुहानी एक गंदी औरत थी। मुझे नहीं चाहिए वो। मुझे वंदना चाहिए। उसे बुलाओ। आभा हंसी। उसने अपनी 3H ब्लेड निकाली और विपुल के शरीर में 2 बार चुभोई, जानबूझकर नॉन वाइटल स्पॉट्स पर। ये दोनों वार उन सब परेशानियों के लिए जो तुमने मुझे दी थी। आभा ने विपुल को बिल्डिंग 5 यूनिट 1 के सामने वाले ग्रीन बेल्ट में एक बरगद के पेड़ से बांध दिया। वहां से बस सिर उठाकर देखने भर से उसे बिल्डिंग 5 यूनिट 1 और यहाँ तक कि अपार्टमेंट 1301 की खिड़कियां भी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही आभा नीचे से ऊपर आई, उसे वंदना मिल गई। आभा, तुम वापस आ गई, वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा। आभा ने प्रतीक और वंदना को सबसे पहले अपने ग्रुप में शामिल किया था। उन दोनों पर उसे बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा भरोसा था। हाँ, सब ठीक चल रहा है, आभा ने लापरवाही से पूछा। वंदना ने सिर हिलाया। हमारी सिर्फ यूनिट ही नहीं, पूरा मोहल्ला अब सेफ है। न तो कोई ज़ॉम्बी बचा है और न ही कोई खाने पीने की दिक्कत। मुझे यकीन है पूरी लॉन्ग सिटी में हमारी तरह आराम से जीने वाला कोई नहीं होगा। आभा हल्के से मुस्कुराई और ऊपर जाने लगी, तभी वंदना ने उसे फिर रोक लिया। आभा, एक बात करनी थी। क्या? मैं गार्ड टीम में शामिल होना चाहती हूँ। अगर प्रतीक बाहरी मामलों में आभा का दायां हाथ था, तो वंदना बिल्डिंग के अंदर चीजें संभालती थी।
गार्ड ड्यूटी में अब तक सिर्फ दिशा शामिल हुई थी, बाकी औरतें आगे आने से डरती थी। सोच लिया, आभा ने आईब्रो उठाते हुए पूछा। यह काम रिस्की है, जानती हूँ, लेकिन मुझे सीखना है। तुम भी तो लड़की हो, फिर भी अकेले पूरी गैंग और ज़ॉम्बी खत्म कर देती हो। मुझे तुम्हारे जितना नहीं बनना, लेकिन थोड़ा तो स्ट्रांग हो सकती हूँ। ठीक है, प्रतीक से बात कर लो, वो तुम्हारा शेड्यूल बना देगा। 20वीं मंजिल पर पहुंचते ही आभा को दिशा अपने दरवाजे के पास खड़ी दिखी। क्या कर रही हो यहाँ? आभा ने ठंडे लहजे में पूछा। मकई के आटे की खिचड़ी बनाई थी, सोचा तुम्हें और वेदांत को चखवा दूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो इस तरह अपनी आभार जताना चाहती थी। आभा ने उसे एक नजर देखा और रूखी आवाज में बोली, जरूरत नहीं। आगे से 20वीं मंजिल पर मत आना। मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, तो बाहर भी निकाल सकती हूँ। दिशा बिना कोई रिएक्शन दिए धीरे धीरे नीचे चली गई। घर में जाकर आभा ने नहा धोकर कुछ खाया और फिर सोफे पर बैठकर अपना शो देखने लगी। तभी दरवाजे पर जानी पहचानी दस्तक हुई। थोड़ा झिझकते हुए उसने दरवाजा खोला। स्पैरिंग करनी है? वेदांत ने पूछा। आज नहीं, थक गई हूँ। वेदांत को आभा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना जानता था कि उसे फाइटिंग पसंद थी, इसलिए उसने साथ लड़ने की पेशकश की थी। लेकिन अब वो मना कर रही थी। कुछ और बात करनी थी। आभा ने देखा कि वो वहीं रुका हुआ था। नहीं, वेदांत ने सिर हिलाया। जैसे ही दरवाजा वेदांत के सामने बंद हुआ, उसके अंदर कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। पहले जब आभा बाहर जाती थी तो उसे बता देती थी, कभी कभी तो कुकू को उसके पास खेलने के लिए भेज देती थी। अब कोई खबर नहीं, कुकू भी नहीं। साफ था, वो उसके और अपने बीच एक लाइन खींच रही थी। वेदांत ने दोबारा दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुल गया। इस बार आभा पूरी तरह गियर में थी, हाथ में गन थामे। क्या हुआ? वेदांत ने चौंक कर पूछा। हम पर हमला हो रहा है, उनके पास बंदूकें हैं, आभा ने सीधे जवाब दिया। मैं भी चल रहा हूँ, वेदांत बोला और अपने अपार्टमेंट में घुस गया। 5 मिनट के अंदर वो भी पूरी तरह तैयार होकर बाहर आया। नीचे पहुंचते ही बिल्डिंग के गार्ड्स ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। थोड़ी देर पहले एक पेट्रोलिंग मेंबर बुरी तरह घायल होकर आया था, उसके पेट में गोली लगी थी। उसने बताया कि हमलावरों के पास गन थी। आभा, हम भी चले? एक गार्ड ने हिम्मत जुटाकर पूछा। नहीं, तुम लोग बिल्डिंग संभालो। हमलावर ज्यादा नहीं थे, बस दर्जन भर, लेकिन सबके पास गन थी। बिल्डिंग एक से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। आभा बढ़ने ही वाली थी कि वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बाहर रहो, मैं अंदर जा रहा हूँ। आभा के जवाब देने से पहले ही वो अंदर घुस चुका था। दोनों ने पहले भी 7 लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन ये पहली बार था जब वेदांत ने उसे पीछे रहने को कहा। कुछ ही सेकंड बाद अंदर से गोलीबारी की तेज आवाज आई। गोलियां चलने की आवाज से ही आभा समझ गई कि वो वेदांत की गन थी। फिर अचानक 3-4 जबरदस्त धमाके हुए। आभा ने फौरन ऊपर की ओर देखा। क्या वेदांत अपने साथ ग्रेनेड भी लाया था? तभी बिल्डिंग के पीछे से दूसरी टीम ने हमला किया। आभा तुरंत हरकत में आई। उसने बिना समय गवाए गन उठाई और सीधे 4-5 हमलावरों को गिरा दिया। बाकी बचे लड़कों ने बदले में फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गन होने का मतलब यह नहीं कि निशाना भी सही होगा। कम से कम इन बेवकूफों का तो नहीं था। आभा को इतनी दूर से सटीक हिट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी गोलियां बेतरतीब इधर उधर जा रही थी। ग्रेनेड फेंको, उनमें से एक चिल्लाया। ग्रेनेड शब्द सुनते ही आभा तुरंत सतर्क हो गई। जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक ग्रेनेड उसके पिछले ठिकाने पर फटा, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। ये लोग सिर्फ गन्स नहीं, ग्रेनेड भी लेकर आए थे। कुछ ही सेकंड में बचे हुए लड़ाके धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे करीब आए, आभा पेड़ की ओट से निकली और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कुछ ही सेकंड में सारे हमलावर जमीन पर थे। आभा आगे बढ़ी, उनकी गन्स उठाई। तभी प्रतीक अपने 2 आदमियों, आरुष और एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ वहां पहुंचा। आभा, आप ठीक हो? प्रतीक ने हांफते हुए पूछा। चैप्टर 101। मैं ठीक हूँ। आभा ने जमीन से उठाए 3 बंदूकें प्रतीक, आरुष और केशव की तरफ उछाली। चलाना आता है? उसका सवाल प्रतीक के लिए नहीं था, बल्कि आरुष और केशव के लिए था। हाँ, आरुष ने कॉन्फिडेंस में जवाब दिया। प्रतीक ने पहले ही सिखा दिया था। केशव ने भी सिर हिलाया। वैभव ने दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्डिंग 5, यूनिट 1 के लोग वैसे तो प्रतीक और वैभव से जलते थे। वजह? उन्हें आभा का पूरा भरोसा हासिल था। सबसे पहले इन्हीं दोनों को हथियार मिले थे, भले ही गोलियां लिमिटेड थी। आभा ने बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। आरुष ने आगे बढ़कर लीड लिया, केशव और प्रतीक उसके पीछे थे, और सबसे आखिर में आभा। वो वेदांत को बहुत देर से अंदर गए देख चुकी थी, इसलिए अब और नीचे रुकने का कोई मतलब नहीं था। वैसे तो उसने इन्हें बंदूकें दे दी थी, लेकिन अपनी पीठ किसी और पर छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। सिर्फ 2 मंजिल चढ़े ही थे कि वेदांत नीचे आता दिखा। चूंकि आरुष और बाकी लोग आगे थे, वेदांत ने आभा को नहीं देखा।
आभा कहाँ है? आरुष ये सोचकर कि वो बाहर ही रुकी है, बोला, बाहर। वेदांत कुछ कहे बिना नीचे जाने लगा। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद उसकी नजर अचानक आभा पर पड़ी। वो रुका, फिर सीधा पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, आभा ने जवाब दिया। पीछे से केशव ने हल्का सा धक्का दिया और प्रतीक के साथ ऊपर चला गया। अब सीढ़ियों में सिर्फ आभा और वेदांत थे। पहले ये लोग दोनों एक साथ बोले और फिर चुप हो गए। आभा पहले बोली, ये ग्रुप अच्छा खासा आर्म्ड था, गोलियां, ग्रेनेड, सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वेदांत ने कहा, इनके ग्रेनेड होममेड थे, फैक्ट्री मेड नहीं। इनके पास कोई है जो इन्हें बनाना जानता है, लेकिन इनकी फायरिंग स्किल्स बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लग रही थी। वेदांत को इस सब का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और आभा को उस पर शक करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी उसने खुद भी देखा था कि ये सिर्फ हथियार वाले आम लोग थे, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं थी इनमें। तुम कुछ कहने वाले थे? वेदांत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस इतना कि जब नीचे धमाके सुने तो मैं सच में डर गया था। वेदांत बहुत सीधी बात करता था। उसके दिमाग में जो होता वही जुबान पर आ जाता। जब नीचे से ब्लास्ट की आवाज आई थी तब उसे असली डर महसूस हुआ था। उसने 2-3 को जिंदा छोड़कर पूछताछ करने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि आभा खतरे में हो सकती है, उसने सीधे उन्हें खत्म कर दिया और नीचे दौड़ा आया। ऊपर सीढ़ियां चढ़ते वक्त केशव ने प्रतीक से हल्की आवाज में कहा, तू इतना तेज दिमाग रखता है, फिर भी कुछ चीजें तेरे भेजे में नहीं जाती? मतलब? केशव ने आंखें घुमाई। तुझे सच में नहीं दिख रहा कि वेदांत को आभा पसंद है? जिस तरह वो सीढ़ियों से उतरा, उसके एक्सप्रेशंस। प्रतीक वहीं रुक गया। ओह, मुझे सच में नहीं दिखा, क्योंकि तू भोला है। जब खुद किसी पर क्रश आएगा तब समझ आएगा। आगे चल रहे आरुष ने ये बातें सुन ली। उसने चुपचाप प्रतीक की ओर देखा। अगर वेदांत की ये रिएक्शन किसी को पसंद करने की निशानी थी, तो फिर क्या प्रतीक को भी आभा पसंद थी? वेदांत ने सारे हमलावरों को निपटा दिया था। अब प्रतीक और बाकी लोग ऊपर जाकर बाकी चीजें समेटने लगे, बंदूकें, अनयूज्ड ग्रेनेड और जिनके घर लूटे गए थे उन्हें सेफ जगह शिफ्ट करने लगे। पहले कई लोगों को आभा की पेट्रोलिंग जरूरत से ज्यादा लगती थी, लेकिन आज अब सबको समझ आ चुका था कि सिर्फ एक वार्निंग का कितना फर्क पड़ सकता है। आभा सोने के लिए लेटी, लेकिन दिमाग बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेदांत आज अजीब बिहेव कर रहा था। वो हमेशा से शांत और डिस्टेंट टाइप का था, एक्सप्रेशनलेस, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। खासकर जब वो सीढ़ियों से नीचे आया था, वो हल्की सी राहत उसके चेहरे पर आभा ने देखी थी। क्या सच में, जैसा सब कह रहे थे, वेदांत उसे पसंद करता था? पर आभा के लिए प्यार या रिलेशनशिप जैसी कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती थी। ये दुनिया अब उस दौर से बाहर थी और वैसे भी भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए उसे जल्द से जल्द इस टॉपिक को वेदांत के साथ क्लियर करना था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी रात उसने वेदांत के बारे में सपना देख लिया। सपने में वो वेदांत के अपार्टमेंट में स्पैरिंग कर रहे थे और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो पास आ गया, उसने उसे किस किया, और सबसे शॉकिंग बात, आभा ने उसे हटाया तक नहीं। सुबह होते ही आभा ने तय कर लिया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगी। वो वेदांत से साफ साफ बात करेगी। जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला, वेदांत वहीं खड़ा था, नॉक करने के लिए हाथ उठाए हुए। 2 सेकंड तक दोनों की आंखें मिली। फिर आभा ने एक साइड हटकर कहा, अंदर आओ। वेदांत सीधे अंदर चला आया और बिना किसी हिचकिचाहट के सोफे पर बैठ गया। आभा उसके सामने बैठी। मुझे कुछ कहना है। वेदांत ने उसे देखा। कहो। तुमने बिल्डिंग में जो बातें चल रही हैं सुनी होंगी। पहले तो मैंने सोचा कि छोड़ो, खुद ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब मुझे क्लियर करना है, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती, पर मैं देखता हूं। क्या? आभा का पूरा प्रीपेयर्ड स्पीच वेदांत की उस सीधी स्पार्ट लाइन पर क्रैश हो गया। वेदांत अपनी जगह सीधा बैठा, घुटनों पर हाथ टिकाए और पूरी गंभीरता से बोला, मुझे तुम पसंद हो। पहले इतना नहीं सोचा था, लेकिन जब कल नीचे धमाके सुने तब जो पैनिक हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। जब तुम्हें सही सलामत देखा, ऐसा लगा जैसे कुछ खोकर वापस मिल गया हो। मैं ये बताने नहीं आया था, लेकिन अब जब तुमने पूछा है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये मेरी फीलिंग्स हैं, तुम्हें कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। हम वैसे ही रहेंगे जैसे थे, साथ काम करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। और हाँ, मैं माफी भी मांगना चाहता हूँ उस दिन की बात के लिए। वेदांत की बात सुनकर आभा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, थैंक्स कि तुमने मुझसे ये कहा, लेकिन मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी, ना अभी ना कभी। वेदांत ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, समझ गया। तो हम अभी भी पार्टनर्स और एलाइज हैं। चैप्टर 102। वेदांत सीधा स्पार्ट बंदा था। उसे जो कहना था सीधे बोल दिया। और जब आभा ने कहा कि उसे वैसे फीलिंग्स नहीं है, तो उसने कोई ड्रामा नहीं किया। जिंदगी पहले जैसी ही चलती रही।
इस बार आभा ने जो गन्स लूटी थी उन्हें सब में बांट दिया। बिल्डिंग 5 यूनिट 1 को 10 गन्स मिली और बाकी की दर्जन भर गन्स मोहल्ले की पेट्रोल टीम्स में बांट दी गई। जो भी ड्यूटी पर होता उसे गन्स मिलती। शिफ्ट चेंज होने पर गन्स भी अगले ग्रुप को पास की जाती। हर बार हैंडओवर के दौरान गन्स और बुलेट्स की काउंटिंग होती ताकि कोई चालाकी न कर सके। कटारा मोहल्ले की कमान अब आभा के हाथ में थी। लोग खुद आगे आकर सिक्योरिटी में मदद करने लगे थे और आभा उन्हें उनके योगदान के हिसाब से मक्के के दाने देती थी। लेकिन जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना ही खाना कम होने लगा। पिछली बार जो ट्रक भर मक्का लाई थी वो अब आधा ही बचा था। शुरू में लोगों को खाने का लालच देकर गार्डिंग करवा सकती थी, लेकिन आगे क्या? लोग आराम तलबी की ओर झुकने लगते हैं। हर कोई आभा पर डिपेंडेंट हो गया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मांगे बढ़ती जाएंगी। अभी 1 किलो मक्का मिलने पर खुश हैं, आगे चलकर आटा या चावल मांगने लगेंगे। हथेली पर चावल रखो तो एहसानमंद, बोरी भर दो तो लालची बन जाते हैं। आभा किसी को भी आदत डालने के मूड में नहीं थी। पहले वो प्रतीक और बाकी लोगों को एक बार फीड फैक्ट्री ले जा चुकी थी। इस बार उसने सीधे प्रतीक को भेज दिया मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ खाने पीने का इंतजाम करने। जाते वक्त प्रतीक ने कुछ नहीं बताया, पर जब सबने अनाज से भरा गोदाम देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। रात के अंधेरे में एक और ट्रक भर अनाज लाया गया। अब ये अनाज आधे महीने के लिए काफी था। आभा के रूल्स क्लियर थे। जो लोग अनाज लाने गए उन्हें 20 किलो, पेट्रोल टीम्स को 10 किलो प्रति घर, बाकी जिनका योगदान था उन्हें 8 से 1 किलो तक। लेकिन इसे भी मुद्दा बना लिया गया। बिल्डिंग 8 का एक गार्ड अपना 10 किलो मक्का लेकर घर पहुंचा। रेणुका, मैं आ गया। आवाज सुनते ही एक औरत कमरे से बाहर आई। यही वो औरत थी जो कभी आभा के फ्लोर के ऊपर 2101 में रहा करती थी। उसने मक्का किचन में रखा और अपने आदमी के जूते खोलने लगी। वो आदमी 50 साल का, पहले से विधुर था। उसकी बीवी गुजर चुकी थी, बच्चे भी कहीं और थे। फिर एक दिन जब वो सुबह बिल्डिंग गार्डिंग के लिए निकला, उसने रेणुका को दरवाजे पर ठिठुरते देखा। ठंड से नीले पड़े होंठ, मरने की हालत। उसने किसी से कुछ कहे बिना उसे अपने घर में रख लिया। अब वही औरत उसके कान भर रही थी। आभा तो सिर्फ अपनी बिल्डिंग के लोगों को आगे रखती है, बाकी सब तो बस बेवकूफों की तरह सिक्योरिटी कर रही हैं, बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के। आदमी हंस पड़ा। तुझे इतनी फिक्र है या सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए ये सब बोल रही है? रेणुका ने उसकी ठंडी हथेलियां पकड़ी और अपने हाथों से रगड़ने लगी। क्या ये सब दिखावा है या फिर वो असल में इस आदमी के लिए कुछ महसूस करने लगी थी? इधर दूसरी तरफ आरुष की बहन जिया भी जल रही थी। भैया, तुम्हें क्यों नहीं भेजा आभा ने अनाज लाने? अब भी वो तुमसे डाउट में है क्या? आरुष ने घूर कर देखा। चुप रह। क्या चुप रहो? जिया भड़क गई। तुम सबसे ज्यादा मेहनत करता है, गार्डिंग में सबसे आगे रहता है, फिर भी तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उल्टा वो हमेशा तुमसे दूर रहती है। बिल्डिंग सिक्योर करने वालों को अलग से कुछ नहीं मिला और जो अनाज लाने गए उन्हें 20 किलो। आरुष का पारा चढ़ने लगा। अगर दिमाग नहीं है तो बेवकूफी की बातें मत कर। पिछली बार हमारे बाप ने उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, फिर भी वो हमें जिंदा रखे हुए है। तू सो रही थी जब बाहर जोम्बी घूम रहे थे। अगर आभा ना होती तो अब तक हम भी उन्हीं में से एक होते। जिया मुंह बनाकर रह गई, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं खुद आभा से जाकर बात करूंगी। आरुष कुछ कर पाता इससे पहले ही जिया उधर दौड़ पड़ी। 20वीं मंजिल। आभा, आभा बाहर आओ, मुझसे बात करनी है, बिल्कुल बेदबी से चिल्लाती हुई। आभा उस वक्त कुछ हाईटेक कपड़े ट्राई कर रही थी जो उसने टेक पार्क से लाए थे, लेकिन जिया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे वहीं रुकना पड़ा। आभा अपने नए हाईटेक आउटफिट का सबसे छोटा साइज ट्राई कर रही थी और वो उस पर परफेक्ट फिट हुआ। बिल्कुल सही मौका था बाहर जाकर टेस्ट करने का कि ये पतली सी लेयर कितनी ठंड झेल सकती है। हाईटेक कपड़ों के ऊपर उसने अपना कैजुअल ट्रैकसूट पहना और बाहर निकल आई। जिया ने आभा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसे खिड़की से दूर से देखा भी था, लेकिन इतने करीब से देखने पर समझ आया कि ये लड़की सच में खूबसूरत थी। सिर्फ खूबसूरत नहीं, उसकी स्किन और कॉम्प्लेक्शन तो उस जमाने की किसी भी औरत से बेहतर था जब दुनिया नॉर्मल थी। जब बाकी लोग मोटे जैकेट और कई लेयर पहनकर खुद को ढक रहे थे, आभा बस ट्रैकसूट में खड़ी थी, आराम से लेकिन दमदार पर्सनालिटी के साथ। तुम कौन हो? आभा ने पूछा। वो जानती थी कि ये लड़की बिल्डिंग 5 यूनिट 1 की थी। बाहर के लोग अंदर घुस नहीं सकते थे, लेकिन इसे ठीक से पहचानती नहीं थी। मैं आरुष की बहन जिया। मैं गार्डिंग करना चाहती हूँ, जिया ने कहा। टोन में अकड़ थी, उतनी जहरीली नहीं जितनी घर में बैठकर आभा की बुराई करते हुए होती थी, लेकिन आदर से कोसों दूर। आभा उसे उसकी उम्र की वजह से कोई खास छूट देने वाली नहीं थी। हल्की सी हंसी के साथ उसने तंज कसा। तुम क्या करना चाहती हो, इससे मुझे क्या? और ये बताने के लिए यहाँ आना जरूरी था?
मैं तुम्हारे लिए बिल्डिंग गार्ड करूंगी और उसके बदले कौन नहीं लूंगी? मेरे लिए? किसने कहा गार्डिंग सिर्फ मेरे लिए हो रही है? तुम भी यहीं रहती हो ना? अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है तो रहने दो, मुझे कोई जरूरत नहीं और तुम्हें कौन भी नहीं मिलेगा। आभा, दिल पे हाथ रखकर सोचो, तुमने मेरे भाई के साथ इंसाफ किया है। वो तुम्हारे लिए जान जोखिम में डालता है और तुम उसे बंदूक तक नहीं देती। बाकी लड़कियों ने गार्डिंग के लिए कहा, तुमने मान लिया, लेकिन जब मैंने कहा तो ये रवैया। तुम्हें जानबूझकर दिक्कत है हमसे। इंसाफ? जब तुम्हारे बाप ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी तब मैंने तुम्हारे पूरे खानदान को जिंदा छोड़ दिया, वो ही बहुत बड़ा एहसान है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो? लगता है तुम्हें मेरे बारे में ठीक से पता नहीं है। मेरी छोटी बहन कैसे मरी थी, सुनना चाहोगी? 14 साल की लड़की कोई बच्चा नहीं होती, खासकर सर्वाइवल मोड ऑन कर चुकी इस दुनिया में। अगर कोई 10 साल का भी होता तो उसे तब तक समझ आ जाना चाहिए था कि जिंदगी में बस खाने को मिल जाए इतना ही काफी नहीं है। आभा बिना हथियारों के ही आई थी, लेकिन उसकी एक नजर ने जिया को ठंडे पसीने में भिगा दिया। अब उसे उन कहानियों पर पूरा यकीन हो गया जिनमें बताया जाता था कि आभा ने एक आदमी को टुकड़ों में काटकर अपने कुत्ते को खिला दिया था। जैसे ही कुकू दौड़कर बाहर आया और गेट के पास आकर दांत निकालने लगा, जिया के तो होश उड़ गए। वो एकदम पीछे हटी, पैर फिसला और धड़ाम से सीढ़ियों से लुढ़क गई। सीढ़ियां ज्यादा ऊंची नहीं थी और उसके मोटे कपड़े उसकी ढाल बन गए, इसलिए चोट ज्यादा नहीं आई। वो किसी तरह उठी और नीचे जाने लगी। 2 फ्लोर नीचे आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आभा वहीं हॉलवे में खड़ी रही। उसे ठंड का रत्ती भर एहसास नहीं हुआ। अब समझ आया कि उस सनकी आदमी ने अपनी फैक्ट्री में इस फैब्रिक को इतनी जान लगाकर बचाया था, ये किसी हीटर से कम नहीं था। पिछले साल इसी समय बर्फीले तूफान ने शहर को जकड़ लिया था। फिर हीटिंग और बिजली चली गई थी। आभा को याद था कि पिछले जन्म में जब बर्फ गिरनी शुरू हुई थी तो 2 महीने बाद पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी। लेकिन अब पूरे साल बाद भी पानी आ रहा था। बिजली के बिना लोग जी सकते थे, लेकिन पानी के बिना? वो तो सीधा मौत का फरमान था। आभा ने अपने लिए बोतलबंद और टैंक में पानी स्टोर किया हुआ था, कई सालों के लिए काफी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूरे मोहल्ले में किसी और ने भी इतनी समझदारी दिखाई हो। पिछली बार उसे सिर्फ अपनी चिंता करनी थी, बस खुद को खाना खिलाना था, बस। अब अब वो अपना खुद का ग्रुप बना रही थी, अपनी एक छोटी सी किंगडम। उसके लिए उसे बहुत आगे तक सोचना था। आभा ने हर बिल्डिंग के इंचार्ज को मैसेज भिजवाया कि पानी स्टोर करना शुरू कर दें। शुरुआत में कुछ परिवारों ने पावर कट के समय पानी स्टोर किया था, लेकिन साल भर तक पानी आने के चलते उनमें लापरवाही आ गई थी। कई लोगों ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर जब एक दिन नलों में पानी आना बंद हो गया तो पूरा मोहल्ला दौड़कर उसके पास आ गया। आभा अपने कमरे में पंचिंग बैग को लात मारते हुए हंसी, मैं इनकी आया नहीं हूँ, हर बात पे मेरे पास आ जाते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था पानी स्टोर कर लो, अब भुगतो। उसका जवाब था, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ जो हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। शुरुआत में आभा की वजह से जिन लोगों ने दवा और अनाज पाया था वही अब बगावत की बात करने लगे थे। आभा को लगता है कि हम उसके गुलाम हैं। जब उसे हमारी जरूरत थी तो उसने दवा दी, खाना दिया। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो हमें ऐसे ही छोड़ रही है। हाँ, हम ही थे जिन्होंने ये सब संभाला। हम चाहें तो सब बर्बाद भी कर सकते हैं। देखते हैं कि आभा और उसकी बिल्डिंग 5 यूनिट एक कितने हमले झेल सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है, सुनोगे? कुछ लोग भेड़िया होते हैं, उन्हें जितना भी दो कभी संतुष्ट नहीं होते। जिसने उन्हें बचाया उसी को डसने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन आभा को इन चीजों का अंदाजा पहले से था और कुछ लोग तो इसे होते देख खुश भी थे। चैप्टर 103। समय आ गया। जिन घरों ने पानी स्टोर नहीं किया था अब वो लोग बेचैन हो रहे हैं। वो आभा से भिड़ने की तैयारी में है। चेतन हड़बड़ाते हुए अंदर घुसा और जो कुछ पता चला था वो वैभव को बताने लगा। वैभव इतना खुश नहीं दिखा। उसने ठंडी नजरों से जवाब दिया, सिर्फ इन लोकल्स के दम पर ये लोग आभा के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। चेतन हाथ सेंकते हुए बोला, जैसे ही लड़ाई शुरू होगी हम अंदर घुस सकते हैं, खाने पीने का सामान लूट सकते हैं और निकल सकते हैं, वरना हमें यही लाशें चबानी पड़ेंगी। वो जब वानलोंग नेबरहुड से भागे थे तो ज्यादा खाना नहीं ला पाए थे। अब तो आलम यह था कि कूड़े तक में खाने की चीजें तलाशनी पड़ रही थी। एक बार जब उन्होंने वानलोंग नेबरहुड में घुसने की कोशिश की थी तो उन्हें जरा सा खाना तो मिला, मगर ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें लगभग मार ही डाला था। और जब हम खाना लूट लेंगे तब क्या? वैभव की आंखों में एक अलग ही इरादा था। आभा इतनी भोली नहीं है कि वो हम पर शक न करे। आभा और हमारे बीच सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हम उसे मार दें या फिर वो हमें। यही एक मौका है। चेतन को वैभव की बात सही लगी। सच तो ये था कि वो हर दिन इसी डर में जीते थे कि आभा कहीं उन्हें ढूंढकर गोली न मार दे। तो अब क्या करें? कुछ बाहरी लोगों को लोकल्स के साथ मिला दें? वैभव मुस्कुराया, सिर्फ लोग नहीं,
हमें ज़ॉम्बीज भी चाहिए। साले गद्दार। अभी कितना समय भी नहीं बीता और इन्हें अपनी औकात भूल गई। जब इन्हें दवाई चाहिए थी तब आभा के पैरों में गिर रहे थे। केशव गुस्से से उबलता हुआ अंदर आया। प्रतीक, जो केशव से छोटा था मगर दिमाग तेज था, शांत खड़ा रहा। इनको ठोक देना चाहिए, केशव बड़बड़ाया। प्रतीक ने बस एक नजर डाली और कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बड़ा होने वाला है, उसने बिल्डिंग के गार्ड्स को चेतावनी दी। इसके बाद वो अपने गन की सफाई करने लगा। खाली समय में वो यही करता था, ट्रिगर प्रैक्टिस और शूटिंग पोजीशन को इम्प्रूव करना। तुम्हें लगता है कि ये लोग सच में कुछ करने वाले हैं? प्रतीक ने बिना देखे कहा, कभी लोगों को ज्यादा मत आंकना। रात में कटारा कॉम्प्लेक्स में हलचल मच गई। करीब 100 से ज्यादा लोग हाथों में हथियार लिए बिल्डिंग 5 यूनिट 1 की ओर बढ़ रहे थे। आभा खिड़की से नीचे देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान थी। लगता है ये लोग मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ बैठे हैं, उसने मन ही मन सोचा। उसने अपनी स्पेशल स्टोरेज से सबमशीन गन्स और ग्रेनेड्स निकाले और नीचे जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वेदांत खड़ा था, पूरी तरह हथियारों से लैस। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दूसरे को देखते ही समझ गए कि अब वक्त आ गया है। बिल्डिंग 5 यूनिट 1 के गार्ड्स के पास पहले से ही गन्स थी, मगर गोली खत्म होते ही हाथों में चाकू उठाने पड़ते। लेकिन अब हर कोई समझ गया था, लड़ाई सिर्फ गन से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। तुम लोगों की गोलियां खत्म हो गईं। अब हमारी बारी। दुश्मनों ने होममेड बम फेंकने शुरू किए। सावधान, प्रतीक चिल्लाया, मगर उसके बोलने से पहले ही धड़ धड़ धड़, एक के बाद एक सभी बम हवा में ही फट गए। और फिर सफेद ट्रैकसूट में एक लड़की दुश्मनों के बीच कूद गई, बिजली की तरह। खून के छींटे उड़ने लगे। ये आभा है, किसी ने चिल्लाया। उनका मनोबल बढ़ गया। दुश्मनों के पास बड़ी संख्या थी, मगर आभा और उसके लोग कहीं ज्यादा खतरनाक थे। मारो उसे। आभा मरी तो खाना और गन्स हमारी। आभा को बचाओ, ये हमारा घर है। लड़ाई और भीषण हो गई। वेदांत ने सबमशीन गन से एक के बाद एक दुश्मनों को गिरा दिया। आभा ने प्रतीक, केशव और आरुष को भी सबमशीन गन्स पकड़ाई। चल पाएगा? प्रतीक और केशव ने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। आरुष ने थोड़ी देर गन को देखा, फिर केशव ने उसे कोहनी मारी। वो भी तैयार हो गया। केशव ने ट्रिगर दबाया। उसने दुश्मनों पर गोली बरसाई और हंसते हुए चिल्लाया, आओ, अपने दादा की गोलियां खाओ। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था, पर गोलियों की गूंज और ज़ोंबीज की गुर्राहट इस खामोशी को चीरती जा रही थी। प्रतीक और आरुष आभा के ठीक 50 मीटर आगे एक सेमी सर्कल में खड़े थे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। केशव के मुकाबले ये दोनों गन्स को लेकर ज्यादा प्रोफेशनल थे, खासकर आरुष, जिसकी स्किल्स तो प्रतीक से भी बेहतर थी। पहली वेव में दुश्मनों ने जो भी बम फेंके थे, आभा ने हवा में ही उड़ा दिए। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ग्रुप की तरफ कुछ फेंक सके। जब देखा कि बाजी उनके हाथ से निकल रही है, तो बदमाशों ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वे मोहल्ले से बाहर निकल पाते, सामने से ज़ोंबीज की एक पूरी फौज उमड़ पड़ी। ज़ोंबीज, भागो! अब आगे मौत थी और पीछे भी। बदमाश घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ मोहल्ले के अंदर और गहराई में भागे, कुछ दीवार फांदकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर भागने से पहले ही ज़ोंबीज ने उन्हें जकड़ लिया और उनके गले चीर दिए। वेदांत ने आभा से पूछा, ग्रेनेड लाए हो? आभा ने सिर हिलाया, हाँ, लाए हैं। पहले ग्रेनेड फेंको, फिर ज़ोंबीज को अलग अलग करके निपटाएंगे। जब ज़ोंबीज का हुजूम बहुत बड़ा हो जाता है, तो उनसे आमने सामने लड़ना बेवकूफ़ी होती। ग्रेनेड से ब्लास्ट कर पहले उन्हें छांट देना जरूरी था। आभा और वेदांत ने 2 ग्रेनेड उछाल दिए। ब्लास्ट ने 3 मीटर के दायरे में मौजूद ज़ोंबीज को चिथड़े कर दिया। दूर वाले ज़ोंबीज की सिर्फ टांगे हाथ कटे, मगर जब तक उनके दिमाग सलामत थे, वे वापस उठकर चलने लगे। उधर बदमाशों में जो भागते समय काट लिए गए थे, वे भी मिनटों में ज़ोंबीज में तब्दील हो गए। कुछ ही देर में पूरा कटारा मोहल्ला ज़ोंबीज से भर गया। आभा ने वेदांत से कहा, हम अलग अलग चलते हैं। वेदांत ने सिर हिलाया, केयरफुल रहना। आरुष अभी तक किसी ग्रुप को लीड नहीं कर पाया था, इसलिए आभा उसे अपने साथ रख रही थी। दूसरी ओर अपार्टमेंट के बालकनी के पीछे पर्दों के अंदर से एक शख्स सब देख रहा था, ठंडी खाली आंखों से। रेणुका। उसकी निगाहें जब आभा पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अलग ही नफरत उमड़ आई। वह इतने समय तक सिर्फ इस दिन के इंतजार में जिंदा थी। उसने केशव की गन चुराई थी। धीरे धीरे उसने गन उठाई, आभा पर निशाना साधा, फिर झुंझलाकर गन नीचे कर दी। बहुत दूरी थी और इतनी दूर से उसकी पिस्टल आभा तक नहीं पहुंचेगी। उसने किचन में जाकर जले हुए कोयले की राख अपने चेहरे पर पोत ली, बाल बिखरा लिए और नीचे उतर आई। ओल्ड मैन को मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वह जानती थी कि उसे कैसे मनाना है। सीढ़ियां उतरते ही उसके दिमाग में उसकी बेटी की दर्दनाक मौत के दृश्य घूमने लगे। नीचे पहुंचते ही आभा ठीक सामने थी।
रेणुका ने एक झटके में गन उठाई, उसकी बॉडी को निशाना बनाया, मगर इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाती, आरुष की गोली उसके सीने में समा गई। रेणुका के पास ट्रिगर दबाने का भी मौका नहीं था। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरी, दरवाजे के फ्रेम से बाहर लुढ़कते हुए। उसकी आंखें खुली रह गईं, मगर सामने सिर्फ मौत थी। ज़ोंबीज़ की भीड़ उसके खून की खुशबू सूंघकर उसकी ओर बढ़ी। उसकी नफरत बहुत गहरी थी। उसे लगता था कि आभा ने सब कुछ होते हुए भी उसकी मदद नहीं की, जबकि वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन सच यह था कि वह हमेशा दूसरों को दोष देती रही। उसकी नफरत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह गरीब थी और आभा अमीर। मरने से पहले ज़ोंबीज़ ने उसे जकड़ लिया। आरुष बस खड़ा देखता रहा, और जब उसका शरीर पूरी तरह नोच लिया गया, तब आभा ने अपने परफेक्ट हेडशॉट से ज़ोंबीज़ को उड़ा दिया। चलो, उसने कहा। आरुष ने रेणुका की पिस्टल उठाई, उसके अंदर से आखिरी गोली निकाली और गन को तोड़कर वहीं छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद प्रतीक, केशव और आरुष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वेदांत और आभा के ग्रेनेड्स की मदद से आखिरकार मोहल्ले को ज़ोंबी से साफ कर दिया गया। आभा, प्रतीक ने कहा, यहाँ कोई खेल खेल रहा है। ये छोटे मोटे बदमाश हैं, पर इनके पीछे कोई और भी है। और ये ज़ोंबीज़, कोई इन्हें फोन करके नहीं बुला सकता, पर फिर भी ये आ कैसे गए? आभा ने प्रतीक और केशव की तरफ देखा। पीछे की नई बिल्डिंग चेक की? केशव ने सिर हिलाया, नहीं, वे खाली पड़ी थी, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखते हैं, आभा ने कहा। मैं अकेले जाऊंगी। मैं साथ चलूंगा, वेदांत बोला। आरुष यहाँ रुकेगा, आभा ने कहा। आरुष ने हल्की नाराजगी से सिर हिलाया। पीछे की बिल्डिंग में वैभव और चेतन छुपे बैठे थे, यही सोचकर कि ज़ोंबी सबको खत्म कर देंगे और फिर वे जाकर बचा कुचा लूट लेंगे। लेकिन वहां पहुंची आभा और वेदांत। वैभव ने जब आभा को देखा तो उसे लगा मानो पहली बार उसे पहचान रहा हो। पहले वह हमेशा झुकी गर्दन लिए चलती थी, अब वह सिर ऊंचा किए निडर आंखों से आगे बढ़ रही थी। पहले उसे साधारण समझता था, अब लगा सुहानी से कई गुना बेहतर थी। काश वह फिर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता। मगर इससे पहले कि वह कुछ कहता, आभा ने उसकी छाती पर एक जोरदार किक मारी। वह इतनी जोरदार थी कि वैभव के मुंह से निकली हर बात उसी के अंदर घुट गई। वह उल्टा जाकर जमीन पर गिरा, पसलियों में जलन उठी। आभा वो नहीं थी जो पहले थी। चैप्टर 104। मुझसे इतनी नफरत क्यों, आभा? वैभव ने दर्द से दोहरे होते हुए आभा को घूरा। उसने अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि आभा की एक और किक सीधे उसके पेट में आकर लगी और वह फिर से जमीन पर लौट गया। क्या बस इसलिए कि मैंने यूनिवर्सिटी में हमें कपल मानने से मना कर दिया था? इतनी सी बात का बदला अब तक ले रही हो? वह अपने पेट को पकड़कर धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करने लगा। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी तो उसके लिए सालों पहले माफी मांग चुका हूं। लेकिन तुम तो पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी हो। पहले मेरा सामान लूटा, फिर हर बार मुझे ट्रैक करके मारने आई। आभा, ये तो हद हो गई। उसके शब्द जहर से सने थे, लेकिन आभा बस हल्के से हंसी। उसकी ठंडी बेपरवाह हंसी। गली का चूहा दूसरों को भड़काकर खुद मासूम बनता है। लगता है अभी भी अपनी असलियत पर यकीन नहीं आया तुम्हें। वैसे तुम्हारी माफी को मैं क्यों मानूं? तुम्हारी मौत ही सही जवाब है। इतना कहते ही आभा ने अपनी ट्रायंगल ब्लेड निकाली और वैभव की तरफ झपटी। वैभव ने फौरन जमीन से राख उठाकर उसकी आंखों में उछाली और खिड़की की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह भागता, वेदांत की गोली सीधे उसके पैर में धंस गई। आह! वह दर्द से लड़खड़ाकर गिर पड़ा और अपनी बेचारगी में भी झूठा प्यार दिखाने लगा। आभा, मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान चाहता था। कितनी बार तुम्हें वापस अपनाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे हर बार ठुकरा दिया। सच कहूं, जब तुम्हें फिर से देखा मैं बहुत खुश हुआ। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहने से मना कर दिया था। पर अब किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सकें। प्लीज एक मौका दे दो। चलो फिर से साथ चलते हैं, ठीक? आभा ने घृणा से उसे देखा। तुम्हारा चेहरा गैंडे की खाल से बना है क्या? इतनी मोटी? सुनकर उल्टी करने का मन कर रहा है। जैसे ही आभा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, वैभव फौरन पीछे सरक गया। अरे रुको रुको, अगर तुम्हें मेरा प्यार नहीं सुनना तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे जाने दो प्लीज, पहले जैसे। याद करो जब मैं तुम्हारा। बकवास बंद करो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, उल्टा मेरी थीसिस सुहानी को सौंप दी थी। हमारे बीच सिर्फ एक चीज है, नफरत। अब वैभव को समझ आ गया कि आभा उसे छोड़ने वाली नहीं। घुटनों के बल गिरकर सिर पटकने लगा। आभा, बख्श दो। मैं कसम खाता हूं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। प्लीज जिंदा रहने दो। आभा की तलवार उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वैभव चौकन्ना था।
झटके से पीछे हटा और वार से बच गया। तलवार सिर्फ उसके कपड़ों को चीर पाई। उसकी मोटी काले रंग की जैकेट फट गई और अंदर से चावल झरझर करके गिरने लगे। कोने में छुपे चेतन की आंखें फटी रह गईं। अबे कमीने, वह दहाड़ा। मैं हर दिन अपनी जान पर खेलकर खाना ढूंढता रहा, तुझसे आधा आधा बांटा। और तू अपने कपड़ों में चावल छुपा रहे थे। साले, आज तुझे पेट भर के खिलाता हूँ। गुस्से में पागल होकर चेतन वैभव पर झपटा और उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। धक्का मुक्की के बीच अचानक वैभव के कपड़ों से एक छोटा चाकू नीचे गिर पड़ा। वह चाकू वैभव का ट्रम्प कार्ड था, जिससे आभा पर आखिरी वार करने वाला था। लेकिन चेतन की बेवकूफी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वैभव आग बबूला हो गया। उसने चेतन को जमीन पर गिराया और उसकी छाती पर मुक्कों की बौछार कर दी। साले गधे, तुझे ही पार्टनर क्यों चुना मैंने? गोली लगने के बावजूद वैभव चेतन से ज्यादा ताकतवर निकला। उसने लड़खड़ाते हुए चेतन के कपड़ों से दूसरा चाकू निकाला और सीधे आभा की तरफ लपका। लेकिन आभा तैयार थी। एक झटके में उसकी तलवार चली और वैभव का आधा हाथ कटकर नीचे गिर गया। उसी वक्त वेदांत ने फिर से गोली चलाई, सीधे उसके कंधे पर। एक तलवार, एक गोली, खेल खत्म। वैभव दर्द से बिलबिलाने लगा, लेकिन फिर भी उसकी जुबान जहरीली थी। हरामजादी, मुझे मारने से पहले सोच लेना कि यह तेरा लवर भी तुझे धोखा देगा। तेरी जैसी औरतें बस इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। आभा की आंखों में आग भड़क उठी। तलवार उठाकर उसने उसका दूसरा पैर छेद दिया। फिर एक एक करके उसकी बाहों में वार करती गई। वैभव चीखता रहा, छटपटाता रहा, मगर अब उसका बचना नामुमकिन था। पर जब उसने आभा की मां के बारे में बकवास शुरू की, तो आभा का धैर्य जवाब दे गया। उसने झुककर उसका जबड़ा पकड़ा और सीधे उसकी जुबान में तलवार घुसेड़ दी। जुबान के चीथड़े उड़ गए। वैभव की आंखें बाहर निकल आईं। वह उठकर आभा को मारना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब किसी रद्दी गुड़िया की तरह बेजान था। अब उसे समझ आया, आभा उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। शायद सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने उसे कॉलेज में धोखा दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने कभी उसकी काबिलियत को पहचाना ही नहीं। अब जब वह जमीन पर तड़प रहा था, अब जब उसकी मौत सामने थी, उसे आभा का असली रूप दिखा। और यह एहसास, यह पछतावा, उसके मरने से पहले आखिरी दर्द था। वैभव के दिमाग में सवालों की झड़ी लगी थी, लेकिन अब वो उन्हें जुबान पर नहीं ला सकता था। उसका लहूलुहान, बुरी तरह फटा हुआ मुंह खुला रह गया और उसकी आंखों में अनकहे शब्द उमड़ पड़े। मगर आभा ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखों में बस हिकारत थी। जब उसे लगा कि वैभव ने काफी तड़प लिया है, तो उसने सीधा तलवार उसके दिल में उतार दी। वैभव की आखिरी नजर आभा पर थी, कंफ्यूजन और बेनतहा सदमे से भरी हुई। वो कभी नहीं समझ पाया कि आभा उससे इतनी नफरत क्यों करती थी, और अब कभी समझ भी नहीं पाएगा। आभा की किल लिस्ट में सिर्फ वैभव ही नहीं, चेतन भी था। बस सवाल यह था कि पहले किसकी बारी थी। वैभव के कपड़ों से जो चावल बिखरे, वो एक्सीडेंटल था, मगर उनकी पहले की झड़प पूरी तरह प्लान थी। उन दोनों ने मिलकर ये पूरा ड्रामा रचा था ताकि आभा को चौंकाकर उसे वहीं मार दिया जाए। पर अफसोस, आभा की सतर्कता उनके बस की बात नहीं थी और उनकी चाल उल्टी पड़ गई। वैभव की बर्बर मौत ने चेतन की रूह तक को हिला दिया। कहते हैं, औरतें बिच्छू जितनी जहरीली हो सकती हैं, लेकिन आभा का दिल शायद दुनिया के सबसे खतरनाक जहर से भी ज्यादा घातक था। वो किसी को आसान मौत नहीं देती थी। पहले वो तुम्हें अंदर तक तोड़ेगी, फिर आखिरी वार करेगी। आभा, मुझे पता है आज तुम मुझे छोड़ने वाली नहीं, चेतन ने कहा। मैं बस एक जल्दी मौत चाहता हूँ, या तो एक गोली या एक वार। क्यों दूं तुम्हें इतनी आसान मौत? आभा हंसी। तुम और वैभव यहाँ छुपे रहे, हर दिन मेरी मौत की प्लानिंग करते रहे। तुमने मोहल्ले वालों को भड़काया, बाहर वालों से हाथ मिलाया, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ को तक यहाँ लाने की साजिश रची। और अभी कुछ देर पहले भी तुम दोनों मुझे मारने का प्लान बना रहे थे। तुम्हें लगता है मैं कोई संत हूँ जो तुम्हें दया दिखाऊं? तुम्हें इतनी आसान मौत देकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चेतन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये दुनिया ऐसी ही है, या तो मैं तुमसे छीन लूं या तुम मुझसे। हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहता था। कोई भी चाहता, जिस तरह तुमने सारे सप्लाई जमा कर रखे हैं। लोगों को तो लालच आएगा ही। तो गलती मेरी है। आभा का लहजा तन से भरा था। अब चेतन खिड़की तक आ गया था। 8वीं मंजिल पर खड़ा था। अगर कूदता तो शायद मर जाता, लेकिन अगर रुकता तो मौत और भी दर्दनाक होती। वो खुद अपनी मौत चुनना चाहता था। जैसे ही उसने खिड़की से उतरने की कोशिश की, आभा ने कहा, एक तेज मौत दूंगी अगर तुम एक सवाल का जवाब दो। चेतन रुका। अगर आभा सौदा कर रही थी, तो सवाल उसके लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। क्या वो इस मौके को अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था? जो पूछना है पूछो, लेकिन उसके बदले मुझे छोड़ दो। आभा के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। मजाक कर रही थी। उसने तलवार उठाई। रुको, पूछो पूछो ना, चेतन चिल्लाया। पिछली बार जब तुम मेरी गोली से बचकर भागे थे, तो किस बिल्डिंग में, किस फ्लैट में छुपे थे?
चेतन ने जल्दी से जवाब दिया, बिल्डिंग 9, यूनिट 2। मुझे सही अपार्टमेंट याद नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। आभा ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। पक्का कोई नहीं था। कोई औरत नहीं थी वहां। चेतन की आंखें एक पल को भटकी, फिर उसने खुद को संभाल लिया। काश होती, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। जिंदगी बचाने के आगे औरत की कोई कीमत नहीं। इसी पल दिशा अचानक अंदर घुसी, हाथ में गन लिए। उसने बिना सोचे समझे चेतन पर गोली चला दी। आभा को पहले ही अंदाजा था कि कोई आ रहा है, मगर इतनी लापरवाह फायरिंग की उम्मीद नहीं थी। वेदांत भी दिशा की इस हरकत से चौंक गया और तुरंत अपनी गन उसकी ओर घुमा दी। लेकिन जैसे ही वेदांत ने देखा कि आभा ठीक है, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ गया और उसकी उंगली ट्रिगर से हट गई। इस छोटे से डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर चेतन खिड़की से कूद गया। नीचे बर्फ और बर्फीली सड़कों ने गिरावट को थोड़ा कम किया, लेकिन फिर भी 5 मंजिल जितनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसका पैर बुरी तरह टूट गया। दर्द से कराहते हुए वो किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक एक ज़ॉम्बी न जाने कहां से आया और उस पर झपट पड़ा। 1 सेकंड में ही उसकी खोपड़ी और चेहरा नोच डाला। उसकी एक आंख बाहर लटक गई और उसका चेहरा खाल समेत उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। आभा ने खिड़की से नीचे झांका, फिर अपनी तलवार रखकर गन निकाली और 2 गोलियां चलाईं, एक ज़ॉम्बी के सिर में और दूसरी चेतन के। तुम दोनों ठीक हो? दिशा ने पूछा। आभा ने खिड़की से मुड़कर उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहल्ले वालों से सुना कि तुम दोनों इधर आए हो। मैं परेशान थी, इसलिए देखने चली आई। इतना कहते हुए दिशा की नजर वेदांत पर गई। कोई भी देख सकता था कि दिशा की आंखों में वेदांत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, पर वेदांत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पता नहीं तुम्हें बहादुर कहूं या डरपोक, आभा ने कहा। ज़ॉम्बी से भरी सड़कों को पार कर यहाँ तक आ सकती हो, चेतन पर गोली चला सकती हो, लेकिन वेदांत को यह नहीं कह सकती कि तुम उसे पसंद करती हो। दिशा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने वेदांत की ओर देखा, फिर हकलाते हुए कहा, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अब काबिल नहीं हो या पहले कभी परवाह नहीं थी? आभा की बात में कुछ ऐसा था जिससे दिशा कंफ्यूज हो गई, लेकिन वो इस बात से राहत महसूस कर रही थी कि आभा उसे यह नहीं पूछ रही थी कि वो यहाँ क्यों आई या उसने गोली क्यों चलाई। पर इससे पहले कि दिशा कोई सफाई देती, आभा ने एक और सवाल दाग दिया। तुम्हारा चेतन से क्या बैर था जो उसे मारना चाहती थी? वो आदमी? मैं उसे जानती तक नहीं। अंदर आते ही उसकी हाथ में कुछ चमकता हुआ दिखा, मुझे लगा चाकू है। मुझे डर था कि कहीं वो तुम पर वार न कर दे, तो मैंने गोली चला दी। लेकिन मेरी निशानेबाजी वैसे भी बेकार है। आभा को पता था कि चेतन के हाथ में कुछ था, एक नुकीला धातु का टुकड़ा। तुम मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। आभा ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जाते जाते बोली, इस दुनिया में मां बेटी के अलावा कोई औरत किसी और औरत की इतनी फिक्र बिना किसी मकसद के नहीं करती। चैप्टर 105। वेदांत और आभा तकरीबन एक ही वक्त पर वहां से निकले। दिशा थोड़ी देर वहीं रुकी, खिड़की की तरफ 2 बार देखा जहां चेतन कूदा था, फिर पलटकर चली गई। तुम्हें लगता है दिशा ने ही उस दिन चेतन को छिपाया था? वेदांत ने पूछा। आभा ने सीधा जवाब देने के बजाय उसे एक साइड लुक दिया। वो यहाँ तक सिर्फ मेरी फिक्र में नहीं आई थी, लेकिन हो सकता है उसे वेदांत की थोड़ी परवाह हो। मुझे लेकर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी उसे, वेदांत ने कहा। क्यों? आभा ने बस यूं ही पूछ लिया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वेदांत का जवाब उसे पूरी तरह चौंका देगा। क्योंकि वो मेरे डैड की औरत है। आभा को 1 सेकंड लगा प्रोसेस करने में। एक अमीर लड़की जो वेदांत के पिता के पीछे थी। बेटा कम पड़ा तो डैड पे लाइन मार दी। वैसे उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था कि दिशा किसके साथ थी या किसे पसंद करती थी, लेकिन उसने इतनी मेहनत करके बिल्डिंग 5 यूनिट 1 तक पहुंचने की जहमत क्यों उठाई? क्या ये सब सिर्फ वेदांत के करीब आने के लिए था? चलते चलते आभा ने वेदांत को ध्यान से देखा। एक औरत के नजरिए से दिशा की फीलिंग्स पूरी तरह से फेक भी नहीं लग रही थी। तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, वेदांत ने कहा। मैं साफ साफ बता सकता हूँ, मैं। कुकू कहाँ है? आभा ने अचानक टॉपिक बदल दिया। उसे डर था कि वेदांत फिर से मुझे तुम पसंद हो जैसी कोई बात न कह दे, इसलिए उसने बीच में ही कट मार दी। वेदांत ने आसपास देखा, लेकिन कुकू नजर नहीं आया। वो उनके पीछे पीछे आया था, लेकिन ऊपर जाने के बाद किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो कहाँ गया। कुकू बेवकूफ नहीं था। वो आधा भेड़िया आधा लोमड़ी था।
अब तो कटारा में कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वेदांत को उसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन आभा को थी। उसने 2-3 बार आवाज लगाई, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो पीछे मुड़ी ही थी कि तभी कुकू भागता हुआ आया, मुंह में कुछ दबाए हुए। एक छोटा सा मेमना। जिंदा? कहाँ से उठा लाए इसे? कुकू ने मेमना नीचे रखा और पीछे मुड़कर इशारा किया। अकाल, बर्फ और मौत के इस दौर में एक भेड़ जिंदा कैसे रह गई? आभा और वेदांत उसके पीछे पीछे चल दिए। पीछे के ब्लॉक्स में कुछ अधूरी बनी इमारतें थीं, जहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल अब भी बिखरा पड़ा था। एक शेड के अंदर बैठी थी एक भेड़, गले में पुराने कपड़े लिपटे हुए, जैसे किसी ने उसे पालतू जानवर बना लिया हो। पास में रखा था स्पेशल ड्राई फीड, यानी इसे किसी ने छिपा कर रखा था। शेड के कोने में एक और छोटा मेमना दुबका बैठा था, माँ की छाव में, अनजान चेहरों को देखकर कांपता हुआ। इंसान हो या जानवर, माँ का प्यार एक जैसा होता है। आभा और वेदांत ने दोनों मेमनों को उठा लिया। कुकू पहले वाले को मुंह में दबाकर चल पड़ा। तीनों को लेकर वे 20वीं मंजिल लौट आए। कटारा में अब एक और सफाई अभियान चला। अब वहां रहने वालों की संख्या पहले से 1/3 कम हो चुकी थी। जो बचे थे, उन्होंने अब तक आभा की पानी स्टॉक करने वाली सलाह को हल्के में लिया था, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलता था। कोई अपने हालात की शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन पर भी गद्दारी का शक न आ जाए। लेकिन पानी तो जरूरत थी, इसलिए अब लोग चुपचाप रात को निकलते, साफ बर्फ इकट्ठा करते और उसे पिघलाकर पीते। भेड़ें कड़क ठंड सह सकती थी, लेकिन हॉलवे की गर्मी उनके लिए ज्यादा सही थी। आभा ने प्लान बनाया कि उनके लिए वहीं एक शेल्टर बना देगी। वो बस काम शुरू ही करने वाली थी कि वेदांत ने टूल्स उससे ले लिए। मैं बना देता हूँ। आभा ने कोई बहस नहीं की। वैसे भी वो कोई मास्टर आर्किटेक्ट नहीं थी। बस सोचा था कि एक ठिकाना बना देगी। पर जो वेदांत ने बनाया, वो कमाल का था। रद्दी स्टील पैनल्स से बना, लेकिन ठोस। बाहर एक छोटा सा बाड़ा भी जोड़ दिया, जिससे वो एक छोटे फार्म जैसा लगने लगा। कुकू हॉलवे में छोटे मेमनों के चारों ओर घूम रहा था, और उनकी माँ उसे घूरकर देख रही थी, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। उसे पूरा यकीन था कि कुकू उसके बच्चों को खा जाएगा। मगर मेमने कुकू से डरने के बजाय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी माँ बार बार उन्हें पीछे खींच रही थी। आभा पास खड़ी देख रही थी, कुकू, भेड़े और वेदांत को, जो पूरे ध्यान से उनका नया घर बना रहा था। देखते देखते रात हो गई। थैंक्स फॉर द हार्ड वर्क। डिनर मेरे यहाँ कर लो, आभा ने कहा। वेदांत सीधा हुआ, अंगड़ाई ली और सिर हिलाया। चलो ठीक है। आभा खाना बनाने चली गई, और वेदांत भी अपने अपार्टमेंट जाकर चेंज करने लगा। कुकू भी इधर उधर देखकर उसके पीछे भागा। उस रात आभा ने 3 डिशेस बनाई और एक बड़ा कटोरा मीट रखा, कुकू के लिए। कुकू को जैसे ही खुशबू आई, वो सीधा वेदांत का घर छोड़कर 2001 में घुस आया। डॉग फूड। भूख लगी हो तो खा लेता था, लेकिन असली मांस का मुकाबला नहीं कर सकता था। आभा ने उसकी कटोरी सामने रखी और उसके सिर पर हाथ फेरा। कहते हैं, भेड़िए लॉयल होते हैं, लेकिन तुम्हें तो पड़ोस के घर भागने की आदत पड़ गई है। तुम डॉग हो या भेड़िया? कुकू ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा, और अचानक उसे अपने डॉग फूड की याद आ गई। उसे खाने का मजा कम लगने लगा। उसी वक्त दरवाजा खुला। वेदांत अंदर आया, किचन की ओर बढ़ते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अब से इसे जो तुम कहोगी, वही खिलाऊंगा। आभा ने देखा, वेदांत ग्रे स्वेटपैंट्स और टी-शर्ट में था। उसके गीले बालों से हल्की बॉडी वॉश की खुशबू आ रही थी। कुछ था इस पूरे सीन में जो अजीब लगा, जैसे एक कपल अपने पेट के डाइट प्लान पर डिस्कस कर रहे हों। और ये ख्याल आते ही आभा ठिठक गई। ये क्या सोच लिया मैंने? मैं बस कुकू को छेड़ रही थी,
उसने कहा और किचन की तरफ मुड़ी। बैठो, मैं खाना निकाल कर लाती हूँ। मैं लाता हूँ, वेदांत ने कहा और लंबी चाल से उससे आगे निकलकर किचन में घुस गया। आभा वहीं खड़ी रह गई, लिविंग रूम और किचन के बीच। 4 शब्द दिमाग में आए, अपने ही घर जैसा महसूस कर रहा है।